क्या आपको पता है कि देश में करीब 55% बीमारियों की वजह लोगों का बिगड़ा हुआ खान पान है। इस खतरे को देखते हुए आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने डाइट संबंधी एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें तेल और चीनी को कम करने की बात कही गई है, साथ ही साथ प्रोटीन सप्लीमेंट से भी बचने की सलाह दी गई है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर डाइटरी गाइडलाइंस में क्या खास है और कैसी हो हेल्दी थाली। इस पर भी हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल और मैं लौट रहा हूं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी डाइट जरूरी है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान-पान ने लोगों की हेल्थ पर बुरा असर डाला है। आईसीएमआर की माने तो देश में करीब 55% बीमारियों की वजह केवल और केवल अनहेल्दी डाइट है। इस खतरे को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN ने लोगों के खान-पान को लेकर एक डाइटरी गाइडलाइन जारी की है। लाइफस्टाइल में आए बदलाव, बीमारियों को लेकर मिले नए वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों की खानपान को लेकर बदली हुई आदतों को देखते हुए करीब 13 साल बाद ये गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में साफ तौर पर खाने में तेल और चीनी की कम मात्रा पर जोर दिया गया है। साथ ही लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक हमारी डेली डाइट में चीनी की मात्रा 20 से 25 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं तेल का इस्तेमाल कम करने की भी सलाह दी गई है। दिन भर में 27 ग्राम से ज्यादा चिकनाई युक्त आहार लेना सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। दरअसल नट्स, तिलहन और सी फूड्स के जरिए हमें जरूरी फैटी एसिड मिल जाता है। सेचुरेटेड फैट से बचने के लिए एयर फ्राइंग और ग्रेनाइट कोटेड कुकवेयर को बढ़ावा देने की बात कही गई है। आईसीएमआर के मुताबिक पोषक तत्वों वाला भोजन लेने से 80% तक टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। नई गाइडलाइन में प्रोटीन सप्लीमेंट से बचने की बात कही गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कहा है कि प्रोटीन पाउडर में आर्टिफिशियल स्वीटनर और फ्लेवर जैसे सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे में प्रोटीन पाउडर का नियमित इस्तेमाल सेहत को खराब कर सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेहतमंद रहने के लिए एक व्यक्ति को दिन भर में 1200 ग्राम भोजन जरूरी है, जिससे उसे 2000 कैलोरी मिलती है। आपके पूरे दिन की थाली में 100 ग्राम फल, 400 ग्राम हरी सब्जी, 300 मिलीलीटर दूध या दही, 85 ग्राम दाल या अंडा, 35 ग्राम नट्स और 250 ग्राम अनाज का सेवन काफी है। हम कैसे बर्तनों में खाना पकाते हैं, ये भी हमारी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। खासकर मिट्टी के बने बर्तन हेल्थ के हिसाब से सबसे सेफ होते हैं। एक तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, इसमें तेल कम लगता है और खाना पकाते समय पोषक तत्व बने रहते हैं। साथ ही स्टील के बर्तन को भी हेल्थ के लिहाज से सेफ बताया गया है, जबकि नॉन स्टिक पैन को अनहेल्दी बताया गया है, क्योंकि अधिक गर्म होने पर इस पर हुई कोटिंग के डैमेज होने की आशंका रहती है और ये खाने के साथ मिक्स हो सकती है। फिलहाल तो सेहतमंद रहना है तो आईसीएमआर NIN की ओर से जारी 17 बिंदुओं वाली हेल्दी गाइडलाइन का पालन करें। इससे न केवल आप फिट रहेंगे बल्कि तमाम तरह की बीमारियों से निजात मिलेगी। सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जाने माने फिजिशियन हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोनिका अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट हैं PHFI की, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी चंद्रा, जानी मानी डाइटिशियन हैं। डॉक्टर चंद्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लहरिया, चर्चा की शुरुआत आपसे। काफ़ी अरसे बाद ये गाइडलाइंस आई हैं। इनफैक्ट जो हम आप लोगों से लगातार जिन जिन विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं का रिफ्लेक्शन ये आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है। एंड ऑफ कोर्स जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या इस पे आपको कुछ नया लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, जिसमें ये कुछ ऐसी बातों पे एम्फसाइज कर रहे हैं जो एक आम व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है? डॉक्टर लहरिया। डाइटरी गाइडलाइंस का आना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि
पिछले 13 सालों में कई सारी चीजें बदली हैं। खासतौर से अगर हम लाइफस्टाइल डिजीजेज की बात करें, तो उनका तेजी से प्रसार हुआ है। अभी जो कई सारे सर्वे आए हैं, उसमें देखा गया कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन तेजी से भारत में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो फिजिकल एक्टिविटी, डाइटरी गाइडलाइंस की काफी अधिक भूमिका होती है। तो हालांकि बहुत कुछ इतनी जल्दी नहीं बदलता है, लेकिन जब गाइडलाइंस के आने से एक समाज में जागरूकता आती है, लोग उस पर अधिक ध्यान देते हैं और जो कई सारी एजेंसियां हैं इसको प्रचार प्रसार में आगे आएंगी। तो खासतौर से जो सॉल्ट इंटेक पे कई सारे सर्वे कुछ सालों में आए हैं, उसमें देखा गया है कि भारत में 7 से 11 ग्राम प्रति व्यक्ति पर डे सॉल्ट इंटेक होता है, जो कि WHO के रिकमेंडेशन से दुगुना है। तो इस तरह की गाइडलाइंस आने से खासतौर से उसमें किस तरह की डाइटरी अप्रोच, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन और ऑयल्स कितना लेना है, उससे लोगों में एक बार फिर से जागरूकता आएगी। साथ में जो अलग अलग आयु वर्ग के लिए गाइडलाइंस होते हैं और जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो लोगों को सुझाव देंगे, उनको भी एक बार फिर से रिफ्रेश करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अधिक कुछ नहीं बदला है, लेकिन निश्चित रूप से जो न्यूअर एविडेंस आए हैं उसके आधार पर शुगर और अदर कंजम्पशन की बात की जा रही है, वो एक बार रिफ्रेश की जा रही है, हम कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें काफ़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक मानक जब होते हैं, गाइडलाइंस जब होती हैं, तो एक फोकस्ड अंदाज में आप डाइट पर बात कर सकते हैं। प्रोफेसर मोनिका अरोड़ा, आपकी नज़र में, क्योंकि इन्होंने जो रिकमेंडेड इनटेक है उस पर भी अलग से बात की है, 1200 ग्राम्स के आसपास आपको खाना लेना है ताकि आपको 2000 कैलोरी के आसपास मिल सके। लेकिन क्या अभी इंडियन एक आम जो इंसान है उसके पास अभी ये लग्जरी है कि वो 250 ग्राम सीरियल्स ले पाए, फिर 400 ग्राम वेजिटेबल्स ले पाए, फिर अलग से 100 ग्राम फ्रूट ले पाए, फिर पल्सेस, एग्स, फ्लैश फूड्स की इन्होंने बात की है 85 ग्राम्स के आसपास, नट्स एंड सीड्स, फैट्स एंड ऑयल्स। आपको लगता है कि ये इतना, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने को ये कह रहे हैं खाने को, तो इतनी डाइवर्सिटी की अभी एक इंडियन हाउस होल्ड में आपकी नज़र में वो कैपेबिलिटी है? बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने ये पूछा है। ये सवाल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या एक इंडियन हाउस होल्ड में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह का खाना खा सके, तो कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसमें क्षमता ज्यादा है, तभी हम ये ओबेसिटी देख रहे हैं जो कि हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में देखा जा रहा है, और इवन मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, और अर्बन एरियाज में, इवन अर्बन स्लम्स में जो अर्बन पुअर हैं उनमें भी ओवरवेट, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां एक्चुअली में उनका प्रेवलेंस काफी ज्यादा है। तो लोग ज्यादा खा रहे हैं और गलत खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो हम नया ट्रेंड देख रहे हैं ओवरवेट, ओबेसिटी और हार्ट डिजीजेस का और डायबिटीज का। तो ये गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती है कि सही तरीके का खाना क्या है, किस तरह के ऑयल्स चूज करने चाहिए जिससे ये डिजीजेस कम हो सके, किस तरह के ऑयल्स जो हैं वो हार्ट प्रोटेक्टिव हैं। बिल्कुल आपने सही बताया कि जैसे इसमें बोला गया है कि आपके दिन का जो भोजन है उसमें 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। अब उसमें ये चुनाव करना कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चूज करिए जो कि चीप होंगे, रादर कि आप इंपोर्टेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ जाएं और अपना ज्यादातर पैसा उन चीजों में वेस्ट करें, या आप जिस तरह का ऑयल ले रहे हैं या शुगर, हाई शुगर आइटम्स ले रहे हैं, उनको वहां पैसा ना इन्वेस्ट करके हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, हेल्दी फूड आइटम्स, सीरियल्स में भी जैसे मिलेट्स की बात हुई है जो कि चीपर पड़ेंगे, रादर कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या सीरियल्स को प्रेफर करिए। तो वो बताया गया है जो कि एक एवरेज इंडियन फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल अफोर्ड कर सकती है, अगर वो सही चुनाव करे कि किस तरह का उन्होंने सीरियल, प्रोटीन और ऑयल और शुगर कंटेंट अपनी डाइट का मेंटेन करना है, सॉल्ट रिड्यूस करना है। मोस्टली चीजें रिड्यूस करने की बात करी गई है। सही। और जो कि पहली
गाइडलाइंस थी जिसमें ये बोला गया था कि सीरियल्स की क्वांटिटी एक्चुअली हायर थी, उसको रिड्यूस किया गया है। तो उस तरह से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर नट्स की बात हो रही है या उस तरह के खाने की बात हो रही है जो कि हाई एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऑल्टरनेट्स भी दिए गए हैं। किस तरह से सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन अगर इंप्रूव करना है तो किस प्रोपोर्शन में 3:1 में आप सीरियल और पल्स को मिक्स करिए। तो उस तरह की चीजें इसमें दी गई हैं जो कि एक एवरेज इंडियन अफोर्ड कर सकता है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ों को कट करने की बात कही गई है बजाय कि उसके एडिशन के। डॉक्टर मंजरी चंद्रा, एक तो आपका एनालिसिस इस पूरी रिपोर्ट पर, और दूसरी बात जो इन्होंने इंक्लूसिव डाइट की बात की है, और ख़ास तौर से उन्होंने जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और जो प्रोटीन सप्लीमेंट से बचने की जो बातें कही गई हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर, बात पर, और ख़ास तौर से जो जिम गोअर्स हैं, जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उनके लिए तो वो बहुत ही एकदम न्यू नॉर्मल है। ये बचने की सलाह इसमें दी गई है, लेकिन फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हों? जी, थैंक यू दीपक जी। जैसा आप बाकी लोगों ने भी बताया, जो डाइटरी गाइडलाइंस इस बार आई हैं उसमें चेंजेस हैं काफ़ी सारे, ऑल्दो हमें लग रहा है कि कुछ नया नहीं है। जिसे अभी हाईलाइट किया गया, पहले जो हमें प्लेट दिखाई जाती थी बैलेंस्ड मील की, उसमें 1/4 या 1/2 हिस्सा ग्रेन्स और सीरियल्स का होता था। अब ICMR ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि फॉर द एंटायर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पीपल हु आर इन रिमोट एरियाज और इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़, आधा खाना आपकी थाली में फल और सब्जियां होना चाहिए। और जो सीरियल कंपोनेंट होता है, जो ग्रेन जिसको हम बोलते हैं अनाज, वो सिर्फ 1/4 से भी कम होना चाहिए आपकी थाली में। तो इस तरह से हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करें वो ये कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्रेन्स हैं, स्टार्चेस हैं, शुगर्स हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। हम रोटी 4 खा लेते हैं, सब्ज़ी बहुत थोड़ी खाते हैं, जबकि हमें आधी प्लेट भर के सब्ज़ी खानी चाहिए और 1 या 2 रोटी, और वो भी खड़े अनाज की। हर जगह ये चीज़ एम्फसाइज की गई है कि जो भी हम अनाज लें वो मोटा अनाज हो, और इनफैक्ट हो सके तो हम ऑल्टरनेट चीज़ें लें, जैसे सूडो ग्रेन्स, मिलेट्स जिनको हम कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। दूसरा एक जो बात इसमें बहुत क्लियरली पुट फॉरवर्ड की गई है वो है द मेथड ऑफ कुकिंग एंड द यूजेज ऑफ द राइट थिंग्स। कहीं भी नहीं कहा गया कि आप एल्युमिनियम में खाना बनाएं। हाँ, आप देखेंगे हिंदुस्तानी घरों में लोग एल्युमिनियम की कढ़ाई, एल्युमिनियम का कुकर यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी न्यूरोटॉक्सिक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। तो ये भी बताया गया है कि हम मिट्टी के बर्तन या फिर स्टील या फिर जिसको हार्ड आयोनाइज्ड कहते हैं या फिर ग्रेनाइट यूज़ करें, और प्रेफर करें कि हम एल्युमिनियम ना यूज़ करें और हम टेफ्लॉन कोटेड चीज़ों को ना यूज़ करें, स्पेशली जब हम हीट कुकिंग करते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत अच्छी बताई गई है वो ये कि आप फ़ैट खाएं, फ़ैट खाने से मना नहीं है, लेकिन फ़ैट में तल के चीज़ों को ना खाएं। ज़्यादातर अपना फ़ैट नट्स और सीड्स और हेल्दी फ़ैट सोर्सेज जैसे कोकोनट है, घी है, इससे लें, बट चीज़ों को तेल में या फ़ैट में तले नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। लोगों को लगता है कि क्योंकि फ़ैट अलाउड है तो हम तली हुई चीज़ें खा सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने प्रोटीन की बात करी और सप्लीमेंटेशन की बात करी, करेक्ट, ये तो हम कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि सप्लीमेंटल आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्रोटीन जितना हो सके ना करें। इनफैक्ट क्लिनिकल सेटिंग में हम उसका इतना ज़्यादा नुकसान देखते हैं अपने पेशेंट्स में, कई तरह से नुकसान करता है वो। Absolutely, एक तो प्रोटीन का डायरेक्टली इम्पैक्ट है किडनी और लिवर की हेल्थ पे, प्लस जो उसमें टॉक्सिन्स या फिर एडिटिव्स होते हैं या स्वीटनर्स होते हैं, वो केमिकल्स जो हैं वो
अगर आप रोज सपोज करिए 500 ml प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं एक जी। शेक बना के, जी। तो आप रोज वो टॉक्सिन्स कंज्यूम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो और इस पूरी रिपोर्ट में इसमें कैटेगोरिकली ये मेंशन किया गया है। इनफैक्ट एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, और ब्रेक के उस पार देखिए कुछ आप ये भी मान सकते हैं कि एक तरह से मिथ्स भी ब्रेक करने वाली ये रिपोर्ट है, और कुछ चीज़ों को बड़ा कैटेगोरिकली का है जो आम धारणा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आयुर्वेदिक डाइट्स और सप्लीमेंट्स के अननेसेसरी प्रयोग को अवॉइड करने की इसमें बात कही गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात बात पे लोग आयुर्वेदिक नुस्खे, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के चले जाते हैं कि साहब ये मानते हुए कि ये साहब पूरी तरह से सेफ हैं। अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी, ये आपको बात बात पे आयुर्वेदिक डाइट्स और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि देयर इज़ नो हेल्दी शुगर और देयर इज़ नो सुपीरियर सॉल्ट। कई लोग बोलते हैं व्हाइट सॉल्ट के ऊपर पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो ऐसी कुछ और बातों को और खोलने की कोशिश करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस हैं, बहुत ज़रूरत थी इनकी। एक ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो NIN ICMR की गाइडलाइंस आई हैं, 2011 में लास्ट टाइम आई थी और 13 साल बाद अब जाके आई हैं। नेशनल डाइट गाइडलाइंस आप इन्हें कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आगे। डॉक्टर लहरिया, कुछ जैसा ब्रेक से पहले मैं कह रहा था कि कुछ चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली बता दी इन्होंने। बड़ा अच्छा भी किया कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ख़ासतौर से कुछ भी शुगर को लेकर, शुगर होता है, कोई अच्छा शुगर नहीं होता है, दूसरा कोई सुपीरियर सॉल्ट भी नहीं होता है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें थी सर, जो क्लियर होना बड़ा ज़रूरी थी। निश्चित रूप से इन गाइडलाइंस को अगर हम पब्लिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो डाइटरी गाइडलाइंस को जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, वो हालांकि इस डॉक्यूमेंट में वो गाइडलाइंस कहते हैं, लेकिन उन्होंने बेसिक सिद्धांतों को बनाया है कि जैसे उनका पहला गाइडलाइन कहता है कि एक वैरायटी ऑफ फूड खाना है तो उससे ही आपकी डाइट बैलेंस होगी। या उन्होंने कहा है कि किस एज ग्रुप को, प्रेग्नेंट वुमेन को या कोई सिक है, तो एक प्रोविजन ऑफ फूड की जरूरत है। उन्होंने बात की है कि कैसे ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, और उसके अलावा लेग्यूम्स को लेना है, ऑयल को मॉडरेशन में यूज करना है, प्रोटीन की क्वालिटी की बात की है। तो अगर कोई भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, यूजुअली जो गाइडलाइंस होती हैं वो हाई लेवल पर हो जाती हैं कि जो फिजिशियन है या पॉलिसी मेकर है उनके लेवल पर, लेकिन इस तरह से जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है वो इनकी डेफिनेटली एक खास बात है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है और एक ब्रॉडर कंपोनेंट को कवर किया है। साथ में जो इमर्जिंग चैलेंजेस है, चाहे शुगर की बात हो, हाई फैट हाई शुगर फूड की बात हो, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन की बात हो, प्री कुकिंग और कुकिंग मेथड्स की बात हो। इनफैक्ट गाइडलाइंस, मैं इस बात से प्रेजेंटली सरप्राइज हूँ कि ये गाइडलाइंस इवन पानी पीने की, ड्रिंक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, उन सिद्धांतों को ही फॉलो करती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉलो की है। लहरिया सर, मैं आपसे पानी की बात आपने की, मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि 8 ग्लास अ डे इज नॉट साइंटिफिक, और इसमें उसका जिक्र है। थोड़ा सा ये बड़ी दिलचस्प बहस है, ये इस पर आपका टेक क्या है सर? देखिए, ऑफ कोर्स सफिशिएंट हाइड्रेशन एक सिद्धांत होता है करेक्ट हमारी बॉडी का, और हर किसी के लिए एक ब्रॉडर प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा सकता। अगर मान लो किसी को कार्डियक इलनेस है, हार्ट फेलियर वगैरह के सिम्टम है, तो हम उसको इतना एक्सेस वाटर पीने को नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक हमारे बॉडी में जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है 3 से 4 लीटर पानी, अगर आप एक्सेसिव हीट में काम करते हैं, यूजुअली 2 लीटर पानी का तो हर किसी को रिक्वायरमेंट होता है। तो 1 ग्लास करीब 250 ml का ग्लास लेंगे तो 2 लीटर पानी हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो पानी पीने में या वाटर ड्रिंकिंग का वो ये है कि हमें सिर्फ प्यास लगना है तभी पानी नहीं पीना है। हमें रेगुलर इंटरवल पर डे में पानी पीते रहना होता है, क्योंकि अगर आप प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे तो उसमें डिहाइड्रेशन की संभावना होती है। साथ में पानी का रोल सिर्फ हाइड्रेट करना नहीं है। करेक्ट सर। पानी का रोल हमारी बॉडी में जो एक्सेस इम्प्योरिटीज है, एक्सेस सॉल्ट या कोई भी चीज कंज्यूम करें, उसको भी किडनी के थ्रू निकालना है। तो एक अच्छा आइडिया, 8 ग्लास इज नॉट वेरी एक्सेस फॉर जो लोगों को कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, वॉल्यूम ओवरलोड है। एब्सोल्युटली सर।
बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सर, आपने हाँ उसकी जो कंडीशंस हैं जो आपने बताया, थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि क्लैरिटी इसी रूप में ही मिलनी चाहिए एक्चुअली कि दरअसल उसका मतलब क्या है। डॉक्टर अरोड़ा, एक और चीज़ इसमें घी, चलिए पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये इन सब ये सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा को घटाने की बात कही गई है। परंपरागत रूप से हमारे यहाँ घी खाओ तो सेहत बनेगी, इस तरह की बातें चलती हैं। और दूसरा, जैसे मैं बार बार कह रहा था कि कोई भी शुगर दूसरी शुगर से बेहतर नहीं है, शुगर शुगर ही होता है, हेल्दी शुगर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। और इसमें गुड़, हनी सब बताया गया है। कई लोग ये भी मानते हैं कि साहब गुड़ और शहद ज़्यादा बेहतर होता है सामान्य चीनी से, ये कह रहे हैं कि शुगर शुगर है। तो ये भी चीज़ें, इस पर आपका क्या टेक रहेगा मैम? एग्जैक्टली जो आपने बात कही कि हमारे कल्चर में, सोसाइटी में इतनी सारे मिथ्स हैं फूड के बारे में कि आप हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटिक्स जो हैं वो शुगर छोड़ दें लेकिन हनी का इस्तेमाल करें, जैगरी गुड़ का इस्तेमाल करें चाय में तो वो हेल्दी है। ऐसा नहीं है, हमें देखना है कि अल्टीमेटली ये कन्वर्ट कैलोरीज में ही होता है, किसी भी फॉर्म में शुगर है तो ये बहुत क्लियरली इसमें बताया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो शुगर की एडिक्टिवनेस है उसके बारे में भी बात की गई है। आजकल जिस तरह से एक्वायर्ड टेस्ट होता है सॉल्ट का भी, उसी तरह से जितना आप मात्रा बढ़ाते जाएंगे खाने में उतना ही आपको यूज टू हो जाएंगे आप और आपकी फैमिली कि उतना सॉल्ट या शुगर चाहिए। उस क्वांटिटी को ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे तो आप वो रेकमेंडेड लेवल जो कि 5 ग्राम्स का रेकमेंडेड लेवल है उसमें आ सकते हैं अगर आप अपना शुगर इनटेक और सॉल्ट इनटेक कम करना चाहते हैं। और जिस तरह से बात करी गई है ऑयल की, इस पे भी बात करी गई है कि घरों में क्या होता है कि कुछ भी फ्राई किया उसके बाद उस को फेंका नहीं जाता, उस ऑयल को उसको रीहीट किया जाता है, फिर उसमें फ्राई किया जाता है। तो वो बात की गई है कि किस तरह से ये ऑयल बहुत हार्मफुल होता है जब आप उसको रीहीट करते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं छोटे छोटे ही आंसर ले पा रहा हूँ इस बार, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रह गया जिसमें यूटेंसिल्स की ये बात कर रहे हैं, बर्तन किस तरह के होने चाहिए। बट मैं चाहूँगा कि उस पर हम अलग से कभी बहस करें। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें कही गई है, थोड़ा सा उस पर सोशल मीडिया पे बहस भी हो रही है। डॉक्टर मंजरी चंद्रा ये कह रहे हैं कि एक्सेसिव कॉफ़ी कंजप्शन तो ठीक है, इसके लिए तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सजेस्टिंग टी ओवर कॉफ़ी, जो इन्होंने कह दिया कि कॉफ़ी से ज़्यादा बेहतर है कि चाय ले ले, तो ये थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। आप क्या कहेंगी मैम संक्षेप में? नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है। कॉफ़ी हालांकि थोड़े अमाउंट में आपके लिए ठीक है बिकॉज वो न्यूट्रॉपिक का काम करती है, बट टी का क्या है, जो हमारा तरीका गलत हो सकता है चाय बनाने का। हम मसाला चाय बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीनी दूध डाल के, इसलिए वो नुकसानदेह हो जाती है। पर जो एक्चुअल चाय है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए टी इज़ डेफिनेटली बेटर देन कॉफ़ी एंड टी इज़ लेस एडिक्टिव देन कॉफ़ी। और टी में वो जितने स्ट्रॉन्ग मिनरल बाइंडिंग सब्सटेंसेस नहीं होते जैसे कॉफ़ी में होते हैं। कैफीन जो है एक नूट्रॉपिक के अलावा एडिक्टिव सब्सटेंस भी है। टी इज़ डेफिनेटली अ बेटर चॉइस। ऑलराइट मैम, ये थैंक्स फॉर दिस क्लैरिटी मैम। मैं एक्चुअली मैं खुद सोच रहा था कि क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, और पानी पे भी और ये जो टी वाला बात है, तो हमारे मेहमानों ने बता दिया एग्जैक्टली कि दरअसल क्रिटिसिज्म जैसी कोई चीज़ इसमें है नहीं। जो चीज़ें बताई गई हैं उनके कुछ ना कुछ आधार हैं और एक क्रिस्टल क्लियर सेट ऑफ गाइडलाइंस अब हमारे पास है। और मेरे जैसे जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप कम से कम इस गाइडलाइन के आधार पर हम अगले शोज भी किया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर आवर व्यूअर्स। डॉक्टर मंजरी चंद्रा, थैंक यू सो मच मैम। प्रोफेसर मोनिका अरोड़ा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही इजाज़त दें। नमस्कार।